अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। आज हमें सबसे पहले बात करनी है जी बीबीसी की एक रिपोर्ट की, बल्कि एक फ़हरिस्त की जो उसकी जानिब से जारी की गई है। इस फ़हरिस्त में कौन लोग शामिल हैं? इस फ़हरिस्त में शामिल हैं जी ख़वातीन। कौन सी ख़वातीन शामिल हैं? वो ख़वातीन शामिल हैं जो दुनिया में अपना असर रखती हैं। उनकी कही गई बात, उनके किए गए काम दूसरों पर असर रखते हैं। और ये 100 ख़वातीन जो हैं दुनिया की मुतासिर कुन और बाअसर ख़वातीन। इस फ़हरिस्त में अच्छी बात यह है, पाकिस्तान के लिए खुशी की खबर यह है, हम सब के लिए एज़ाज़ की बात यह है कि इसमें 3 बाअज़्म और बाहिम्मत पाकिस्तानी ख़वातीन भी जगह बनाने में कामयाब हुई हैं। तस्वीर आप इनकी देख रहे हैं। एक हैं जी मलाला यूसुफ़ज़ई, पाकिस्तान का फ़ख्र। दूसरी हैं जी लैला हैदर, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। और तीसरी हैं आबिया अकरम, जो बहुत सारा काम करके, बहुत सारी मेहनत करके इस फ़हरिस्त में, इस लिस्ट में नाम बनाने में कामयाब हुई हैं। आपसे थोड़ी देर पहले हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रही होंगी, वीडियो लिंक पे इनफैक्ट हमारे साथ मौजूद होंगी। अच्छा जी, मलाला यूसुफ़ज़ई के बारे में तो आप जानते हैं, आजकल वो अपनी तंजीम मलाला फ़ंड के लिए काम कर रही हैं, जिसका मकसद ये है कि एक ऐसी दुनिया तख्लीक की जा सके जहाँ हर लड़की जो है, हर औरत जो है, वो ख़ुद को हर तरह के ख़तरे से महफूज महसूस करते हुए, किसी ख़तरे से डरे बगैर अपनी तालीम जो है वो जारी रख सके। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं लैला हैदरी की, ये अफ़गान पनाह गज़ीनों के कैंप में पैदा हुई थी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी मनशियात के आदी जो अफराद हैं उनकी ज़िंदगियाँ बेहतर बनाने के लिए वक्फ़ कर दी है। लैला हैदरी ने काबुल में मनशियात से निजात का जो वाहिद मरकज़ है, जहाँ पे इनका ट्रीटमेंट किया जाता है, जो लोग ड्रग्स लेते हैं, ये कायम कर रखा है। और अब तक 6400 अफ़गानियों की मदद कर चुकी हैं। और जब हम 6400 की बात कर रहे हैं ना, तो लैला ने 6400 अफराद की मदद नहीं की है, 6400 फैमिलीज़ की मदद की है, इन लोगों को इससे छुटकारा देकर। और जी, हम जिस गेस्ट को आज हमने मदऊ किया है, जिनसे हम बात करने वाले हैं, वो है जी आबिया अकरम, जो इस फ़हरिस्त का हिस्सा हैं। आबिया जो हैं वो आपको बताएं कि स्पेशल पर्सन है, ज़ाती इनका तजुर्बा है जिस्मानी तौर पर। जो भी जब किसी को ऐसे अल्लाह मियाँ की तरफ से कोई ना कोई ऐसे मसाइल से जब दो चार रखा जाता है, तो अल्लाह ताला उस शख्स पर, उस शख्सियत पर फिर करम भी बड़ा करते हैं। और ऐसा ही करम जो है ये आबिया अकरम पर हुआ है। वो पाकिस्तान की जानिब से दौलत मुश्तरका के कॉमनवेल्थ यंग डिसेबल फोरम के लिए नामजद की जाने वाली पहली राबिताकार हैं। आबिया अकरम नेशनल फोरम ऑफ विमेन विद डिसेबिलिटी की बानी भी हैं और अक़वाम मुत्तहिदा के मुआहिदा बराए हुकूक़ नशो नुमा माज़ूरीन के नफाज के लिए कोशां दिखाई देती हैं। आबिया अकरम पाकिस्तान की पहली वो स्पेशल खातून हैं जिनको बरतानवी हुकूमत का स्कॉलरशिप जो है वो भी मिल चुका है। ये तमाम ख़वातीन जी आबिया समेत पाकिस्तान का फ़ख्र हैं। और आज उनमें से एक बाहिम्मत खातून, बहुत बाहिम्मत खातून, जिनके ये वीडियोस कुछ आप देख रहे हैं टीवी पर, आबिया अकरम हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आबिया। Walaikum assalam. Thank you so much for having me today. आबिया, Thank मैं you. आपको देख तो पा रही हूँ, मैं आपकी आवाज़ नहीं सुन पा रही हूँ। अगर मेरे प्रोड्यूसर ये आवाज़ मुझ तक आपकी पहुँचा दें। अरसलान, आबिया, आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? जी, बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज़ आबिया आ की रही आवाज़ है। थोड़ी कम है मुझे। अच्छा आबिया, जब तक ये आपके ऑडियो का मसला हल हो रहा है, चले मेरी आवाज़ तो आप तक आ रही है। आप वो खातून हैं जो मुझ समेत बहुत सारी ख़वातीन के लिए हिम्मत की अलामत हैं, हौसले की अलामत हैं, ताकत की अलामत हैं। और ये ताकत सिर्फ अब पाकिस्तान में नहीं है, ये ताकत अब आप दुनिया भर में है और इसको माना गया है, इसको जाना गया है। 100 बाअसर ख़वातीन की फ़हरिस्त में आपका नाम शामिल किया जाना आपके लिए तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात है ऑब्वियसली। लेकिन यकीन करें कि हम यहाँ जब हम तक ये खबर पहुँची तो हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे खुद हमारा नाम, क्योंकि ये पाकिस्तान की हर खातून के लिए आप जो राइट। है एक मिसाल हैं, तो हमें लगा कि जैसे हमारा नाम जो है किसी ऐसी फ़हरिस्त में आ गया है। तो सबसे पहले मेरी जानिब से, मेरी पूरी प्रोग्राम की टीम की जानिब से, पीटीवी की जानिब से, पूरे पाकिस्तान की जानिब से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतनी हिम्मत दिखाई कि पाकिस्तान का नाम जो है आपने दुनिया में रोशन किया है। फीलिंग्स क्या हैं खुद आपकी? बहुत शुक्रिया आपका। ये मेरी इस वक़्त ऑब्वियसली एक फीलिंग्स यही है कि हम लोग सब लोगों को लाइक आई ओव अ लॉट। जितने लोगों ने पाकिस्तान में मुझे सपोर्ट किया गवर्नमेंट की तरफ से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और फिर वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ जो हर हुँ। रोज़ अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रही हैं,
उन सब की एफर्ट और उन सब की सपोर्ट की वजह से मैं आज यहाँ पे मौजूद हूँ। और मेरे ख़्याल में ये सारा क्रेडिट जो है वो मेरी फैमिली को, मेरे जितने भी जिन लोगों ने मेरे साथ काम किया और इसको एक आवाज़ की तरह हम लोग आगे लेकर गए कि डिसेबिलिटी राइट्स आर ह्यूमन राइट्स। इसको हमने इसी तरह एक पहचान बनाना है और एक अलग से पूरी दुनिया में जितना जहाँ-जहाँ पे हम काम कर सकते थे, वहाँ पे हमने डिसेबिलिटी राइट्स को एक्नॉलेज करवाया, ताकि लोग इसको साथ लेकर चलें और इसको कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट या एक्सक्लूड ना किया जाए सोसाइटी से। जब आप इंक्लूजन की बात करते हैं, जब आप इंटीग्रिटी की बात करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो खुद ब खुद साथ-साथ चलती रहती हैं और उसमें आपकी राइट्स की बात भी आ जाती है और उसके साथ-साथ चैलेंजेस को और वो जो गैप्स हैं उनको रिमूव करने की भी बात आ जाती है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग जब पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को देखते हैं तो उनकी एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, जिनके पास सर्विसेज़ नहीं है, जिनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, बेसिक राइट्स नहीं है, एजुकेशन इन सब चीज़ों को। लेकिन हमें इनको विज़िबली एड्रेस करने के साथ-साथ उनको एक अपॉर्च्युनिटीज़ भी क्रिएट करके देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था ताकि वो भी अपना माशरे में किरदार अदा कर सकें। ठीक है। अच्छा आलिया, ये जो सारी चीज़ें आपने बताई हैं, जिस तरह से आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों से महरूम रहना पड़ता है जो कि आपका हक है, जो रियासत का हक है कि आपको फ़राहम की जाएँ। मुझे याद है कि अभी कुछ अरसा कबल जो सदर मुमलिकत हैं डॉक्टर आरिफ अलवी, उन्होंने ये कहा था कि आइंदा पाकिस्तान के अंदर जो भी बिल्डिंग बनाई जाए, कोई तिजारती मरकज़ बनाया जाए, वहाँ पर ऐसे अफ़राद जो व्हील चेयर का इस्तेमाल करते हैं, जो स्पेशल हैं, उनके लिए रैंप्स बनाए जाने चाहिए ताकि उनको उन बिल्डिंग्स के अंदर जाने के लिए, ये मैं मिसाल इसलिए दे रही हूँ कि ये जो बुनियादी चीज़ है उस तक का ख्याल नहीं रखा जाता। फिर इतने सारे हुकूक से महरूम होने के बाद आपने पॉसिबल कैसे बनाया आबिया यहाँ तक पहुँचना? कोई ना कोई शख्सियत तो आपके साथ होगी, आपकी फैमिली में से, आपके फ्रेंड्स में से, जिन्होंने आपको हौसला दिया, जिन्होंने आपकी तरबियत ऐसे की, आपकी परवरिश ऐसे की कि आप यहाँ तक पहुँच पाई हैं, नुमाइंदगी कर रही हैं। जो नेशनल फोरम है, यहाँ पर हमारी जो स्पेशल ख्वातीन हैं, उनकी आप चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं आबिया। जी। बिल्कुल ये यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली मेरी फैमिली की तरफ से भी, मेरे पेरेंट्स, मेरे मदर, फादर दे बोथ वर लाइक बहुत ज़्यादा सपोर्टिव। उसके अलावा मेरे भाई जो हैं उनकी भी डिसेबिलिटी है, तो हम दोनों ने मिलकर ये प्लेटफ़ॉर्म क्रिएट किया स्पेशल टैलेंट एक्सचेंज प्रोग्राम जो कि एक क्रॉस डिसेबिलिटी ऑर्गनाइज़ेशन है। और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो मेरे लिए यही थी कि जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं, जो हमारे पुराने क्लास फेलोज़ थे, उन सब की लाइफ़ अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे उनमें से उनकी डेथ हो गई, क्योंकि वो पानी नहीं पीते थे ताकि उनको वॉशरूम ना जाना पड़े। अगर वो वॉशरूम जाएँगे तो उनके पेरेंट्स को, उनके घर वालों को उनकी हेल्प करनी पड़ेगी। तो इस सिचुएशन में हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि हम एक प्लेटफ़ॉर्म क्रिएट करें कि जहाँ पे हम पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के चैलेंजेस के ऊपर बात करें कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? क्यों हम लोग देख रहे हैं कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की लाइफ़ इतनी कम रह गई है, इतने चैलेंजेस हैं, इन सबको एड्रेस करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे वुमेन विद डिसेबिलिटी के ऊपर जब हम जाते हैं तो उनके चैलेंजेस उससे भी ज़्यादा हैं। वो जेंडर बेस्ड वायलेंस भी फेस कर रही हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट भी फेस कर रही हैं और वहाँ पे भी उनको ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला कोई नहीं था। मुझे बहुत सारी ऐसे जगहों पे हमने विटनेस किया कि वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ की जो पेरेंट्स हैं वो दुआ करते थे कि हमारे मरने से पहले वो मर जाएँ, क्योंकि उनके लिए कोई सपोर्ट मैकेनिज़्म नहीं है। ये सारी अवेयरनेस क्रिएट करने के साथ-साथ हमने पाकिस्तान स्टेट के साथ मिलकर जो लेजिस्लेशन लेकर आए हैं, वो बहुत बड़ी एक एग्ज़ाम्पल है पाकिस्तान की कि अब हमारे पास डिसेबिलिटी राइट्स लेजिस्लेशन है जो कि ह्यूमन राइट्स के पर्सपेक्टिव में काम कर रही है, जो कानून आपको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, लीगल एडवाइस प्रोवाइड करते हैं कि ताकि आप भी उसी तरह पाकिस्तानी होने के हैसियत से आपका भी उतना ही राइट है जितना कि बाकी लोगों का है। तो आप एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं कि जहाँ पे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ अपने राइट्स को आगे लेकर चल सकते हैं। इसी तरह हमने एक जो कमेटी बनाई ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी और जो काउंसिल बनी है ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, वहाँ पे
उन सब की आवाज़ को शामिल किया गया, ताकि हम जो बैरियर्स हैं, जैसे आपने अभी एक्सेसिबिलिटी की बात की कि रैंप्स हुँ, होने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करना चाहिए, डेटा के अंदर डिसेबिलिटी का ज़िक्र नहीं है। जब इलेक्शंस की बात होती है तो उनके वोट काउंट नहीं होते, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद है। जब आप हुँ, लाइक सर्विसेज़ पे जाते हैं, जैसे एक मोबाइल फ़ोन है, एक डेफ लोगों की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जिनको सिर्फ़ मोबाइल फ़ोन यूज़ करके ही वो कम्युनिकेट कर सकते हैं अपनी बात को। हुँ, तो उनको एक्सेसिबल बनाया जाए ताकि लोगों की अप्रोच और उस तरह से जो उनकी कंट्रीब्यूशंस हैं, उसको हम लोग सही। शामिल कर सकें। ठीक है। अच्छा ये जो बातें अभी आप हमारे प्रोग्राम में कर रही हैं, जो आप पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स पर कर चुकी हैं, जो स्पेशल जो वुमेन हैं, उनका जो नेशनल फ़ोरम है, चूँकि मैंने जैसे पहले भी बताया आप चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव हैं उसकी, वहाँ ये सारी बातें आप कर चुकी हैं। लेकिन ये सारी बातें आप अक़वाम मुत्तहिदा तक भी लेकर जा रही हैं। आप ये चाहती हैं कि जो 2030 तक का उनका पायदार तरक्की और इज्तिमाई पेशरफ़्त का हदफ़ है, उसके अंदर जो डिसेबल ख़वातीन हैं ख़ास तौर पर, उनके एजेंडे को भी आप किसी तौर पे शामिल करा सकें। किस तरह से आपको ये ख़्याल आया कि वहाँ तक आपको पहुँचना चाहिए? किस तरह से आप वहाँ पर पहुँच पाईं? कुछ मुश्किलात आपको आईं? हुकूमत आपको मदद कर रही है पाकिस्तान के अंदर? कौन से इदारे, कौन से लोग आपके साथ हैं? मैं सरकारी सतह पर भी ये पूछना चाह रही हूँ आबिया। बहुत शुक्रिया, क्योंकि इसमें हम लोग जब इंटरनेशनली काम करते हैं, पाकिस्तान हुँ, की आवाज़ हुँ, इस वक़्त ना सिर्फ़ मतलब हम लोग नेशनल लेवल पे, बल्कि रीजनली हमने एक फ़ोरम एस्टेब्लिश किया वुमेन विद डिसेबिलिटी का, एशिया पैसिफिक हुँ, फ़ोरम ऑफ हुँ, वुमेन विद डिसेबिलिटी। हुँ, इसी तरह ग्लोबल हुँ, लेवल पे इस वक़्त मैं चेयर कर रही हूँ ग्लोबल फ़ोरम ऑन द राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स विद डिसेबिलिटी, और इसके साथ-साथ हम डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म जैसे कि एशिया पैसिफिक में एक जी, इदारा है जिसके अंदर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस की वॉइसेस को शामिल किया जाता है, हुँ, और हुँ, उसकी भी हुँ, हम लोग डिसेबिलिटी टेक्निकल जो फोकल ग्रुप है उसको मैं लीड कर रही थी। तो इन सब प्लेटफॉर्म्स तक पहुंचने के लिए मुझे सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से और तमाम इदारों की वजह से, कि ताकि हम लोग ये आवाज़ जो हम लोग काम कर रहे हैं उसको एज़ अ गुड एग्ज़ाम्पल भी शेयर करें, और दूसरे लोगों को भी इस बात पर लेकर आएँ कि जहाँ आप जेंडर की बात करते हैं, वहाँ वुमेन विद डिसेबिलिटी की बात करना ज़रूरी है। हुँ, सस्टेनेबल हुँ, डेवलपमेंट गोल्स में मैं खुद जाके पार्लियामेंटेरियन से, यूरोपियन पार्लियामेंटेरियन से, यूएस में जो सही। परमानेंट मिशन्स हैं, उनसे हमने बात की कि आप डिसेबिलिटी का वर्ड यूज़ करें। क्योंकि जब तक हुँ, आप वर्ड पर्सन्स विद डिसेबिलिटी इंक्लूड नहीं करेंगे, उसके ऊपर काम नहीं होगा। तो इस तरह से जैसे एमडीजी से उसके ऊपर काम नहीं हो सका, तो अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर 11 रेफरेंसेस हैं जो कि डिसेबिलिटी को टारगेट कर रहे हैं, और उसके अलावा ये सही। कि रीजनल लेवल पे जैसे एशिया पैसिफिक फोरम ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, जी, जी, तो जी, वहाँ जी। पे भी स्टेट के साथ-साथ हम लोग उनके मिशन में भी शामिल होते हैं, ताकि डिसेबिलिटी राइट्स को हम इंक्लूड करवा सकें। ठीक है। अच्छा अबिया अलमिया ये है ना सिर्फ़ पाकिस्तान में ही नहीं बहुत सारे तरक्की पज़ीर ममालिक में ऐसा है डिसेबल जो ख़वातीन हैं या जो भी मर्द हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं इवन बहुत सारी जगहों पर अगर वो चल नहीं सकते हैं उनके लिए व्हील चेयर्स नहीं हैं। अगर वो सुन नहीं सकते हैं हियरिंग के लिए जो भी आलात जो भी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो नहीं हैं। अ, जो जो लोग और किसी भी ऐसी डिसेबिलिटी का शिकार हैं उनके लिए वो सहूलियात नहीं हैं जो होनी चाहिए। बहुत सारी जगहों पर मुझे बड़े अफ़सोस से बहुत सारे लोगों से बहुत माज़रत के साथ ये कहना पड़ता है कि लोगों को लगता ये है कि ये शख़्स अगर डिसेबल है आपसे बहुत सारे डिसेबल हज़रात से माज़रत के साथ, लेकिन हम ये देखते हैं कि शायद अब इसको अपनी बाकी जो ज़िंदगी है दूसरों पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। बहुत सारे लोग जो हैं वो हमें सड़कों पर भीख माँगते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन उन्हीं में से इसी डिसेबिलिटी के साथ आप इतना ज़्यादा आगे बढ़ गई हैं। मैं बस ये चाह रही हूँ कि आप जो बहुत सारे लोग इस वक़्त डिसेबल हैं, जो आपको सुन रहे हैं, ख़ास तौर पर हमारे प्रोग्राम के ज़रिए उन तक कोई मैसेज पहुँचाना चाहें, वो आपको जॉइन करना चाहें, इस मिशन में आपका हिस्सा बनना चाहें, साथ देना चाहें? एग्ज़ैक्टली, मैं उन सबको यही कहूँगी कि डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट करें। अगर ये हुँ, डिसेबिलिटी कोई बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि सिर्फ़ एक छोटी-सी बात कि जैसे अल्लाह ताला ने हर इंसान को मुकम्मल बनाया है, हुँ, बेहतरीन हुँ। शाकार है इंसान, उसमें कमी नहीं नो हो डाउट, सकती। बेशक।
ये एनवायरनमेंट हमने बनाया है जिसके अंदर कमी है। हुँ, हम स्टेयर्स हुँ, बना देते हैं, रैंप नहीं बनाते और हम कहते हैं कि ये बेचारे डिसेबल्ड हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। हम लैंग्वेजेस डिज़ाइन करते हैं, इंग्लिश, उर्दू और बाकी लैंग्वेजेस, साइन लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस नहीं करवाते और फिर कहते हैं कि ये बात नहीं कर सकते। तो इस तरह हुँ। इनेबलिंग एनवायरनमेंट करना है, डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट करना है और इसको उसी तरह जैसे कि बीइंग अ मैन, बीइंग अ वुमन और ट्रांसजेंडर और डिफरेंट डाइवर्सिफाइड ग्रुप्स पे हम प्राउड फील करते हैं, इसी तरह डिसेबिलिटी भी एक हमारी आइडेंटिटी है। इसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है और उसके साथ अपनी लाइफ में भी चेंज लाने की ज़रूरत है और जो लोग नहीं कर रहे कुछ, जो उम्र कैद हुँ। की ज़िंदगी घरों में गुज़ार रहे हैं, उनके लिए हमने कुछ कंट्रीब्यूट करना है और ये हमारी कमिटमेंट है कि इंशाल्लाह जितना भी हम लोग फ्लेक्स उसमें काम करें, उसमें जी, पर्सन्स आबिया। विद डिसेबिलिटीज़ की आबिया, विज़िबिलिटी आपकी कमिटमेंट है। आज मैं भी यहाँ पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ के प्लेटफ़ॉर्म से आपसे एक कमिटमेंट कर रही हूँ। हमारे जो बहुत सारे डिसेबल इस वक्त लोग हमें देख रहे हैं, उनसे कमिटमेंट कर रही हूँ कि हमसे जितनी एफ़र्ट हो सकी हम अपने तौर पर करेंगे। आप जैसे लोगों को सामने लेकर आना, आप जैसे लोगों के मसाइल को सामने लेकर आना, हम यकीनन जहाँ बात कर सके अपने इस प्रोग्राम के प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए वो भी करेंगे। आज भी इसका यही मकसद था, आपको इस तरह से वीडियो लिंक पर लेने का। जैसे कि मैंने पहले बताया, प्रेसिडेंट साहब बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं। हमारे पास तो एक बुलेटिन भी है हमारी न्यूज़ में। हम जो लोग साइन लैंग्वेज समझते हैं, सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, उनके लिए हमारे पास साइन इंटरप्रेटर्स भी मौजूद हैं। बाकी मेरे ख्याल में चैनल्स को भी ऐसी चीज़ें शुरू करनी चाहिए, कुछ एंटरटेनमेंट में भी ऐसा होना चाहिए, कुछ ड्रामास के साथ भी ऐसी साइन लैंग्वेजेस होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर काम करने की ज़रूरत है आबिया, एंड वी आर प्राउड ऑफ यू कि यू आर वन ऑफ देम, कि जो लोग सोच रहे हैं, न सिर्फ सोच रहे हैं बल्कि उस पर काम भी कर रहे हैं और ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसा शानदार काम कर रहे हैं कि दुनिया भर के लिए मिसाल बन रहे हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसे हालात में जब इस्लामोफोबिया है, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपोगेंडा किया जा रहा है, तो आप जैसे लोग हैं जो पाकिस्तान का जो सही तशख़्ख़ुस है, जो असल चेहरा है, वो दुनिया के सामने लेकर आ रहे हैं। वी आर रियली प्राउड ऑफ यू आबिया बहुत अकरम, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थी इतना काम करने के लिए। वी विश यू ऑल द बेस्ट, आप इसी तरह से काम करती रहें, आगे बढ़ती रहें। यकीनन किसी रोज़ आपसे हम मुलाकात भी कर रहे होंगे, आपको स्टूडियो में भी मधु करेंगे। बहुत मुबारकबाद आपको एक बार फिर से इतने बड़े एजाज़ के लिए। और जी, आबिया से हम बात कर रहे थे। आबिया से बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। क्यों ज़रूरी था? उनकी गुफ्तगू से आपको अंदाज़ा हो गया होगा। अगर आपके घर में भी कोई डिसेबल शख्सियत मौजूद है, कोई शख्स मौजूद है, मर्द हैं, खातून हैं, बच्चे हैं, तो प्लीज़ उनकी हेल्प कीजिए। जहाँ आप उनकी जैसे अभी आबिया ने मुझे बताया कि बहुत सारे लोग पानी इसलिए ज़्यादा नहीं पीते हैं कि उनको वॉशरूम जाना पड़ेगा, व्हील चेयर्स नहीं है, घर वाले या ताने दे रहे होते हैं या मसला समझते हैं या बोझ समझते हैं। प्लीज़ जहाँ आप कंट्रीब्यूट कर सकें ऐसे लोगों की मदद के लिए ज़रूर कीजिए। हम भीख तो दे देते हैं किसी डिसेबल शख्स को, लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते हैं कि अगर हम उसको एक व्हील चेयर दे देंगे तो ये उसके लिए कितना अच्छा हो सकता है। छोटी छोटी चीज़ें हम कर सकते हैं ना, बहुत सारी। बैसाखी लेकर दे सकते हैं, कोई वाइट स्टिक जो है वो लेकर दे सकते हैं। तो इस पे मुझे, आपको, हम सबको सोचना है। आई होप आप ज़रूर सोचेंगे। जी, आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम के अंदर और अब हमें बात करनी है जी आज पेश आने वाले एक बड़े वाक़ये के हवाले से। ये वाक़या हुआ है, ये हादसा हुआ है भारतीय रियासत है तमिलनाडु, और इस हादसे के अंदर आपको बताएं कि एक हेलीकॉप्टर जो है वो तबाह हुआ है। तबाह होने वाले इस हेलीकॉप्टर में भारतीय मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जो हैं वो अपनी अहलिया समेत हलाक हो गए हैं। हमारे चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भारत में हेलीकॉप्टर क्रैश होने और जनरल बिपिन रावत और उनकी अहलिया समेत दीगर अफराद की अलमनाक मौत पर अफसोस का इजहार किया। और वे, जैसे कि कहा जाता है, दुश्मन मरे तो खुशी न करिए, सजना भी मर जाना। बिल्कुल जी, ये एक बड़ा सानिया है, बड़ा हादसा है और इसमें अफसोस करना यकीनन बनता है। भारत के साथ ये अफसोस किया भी गया है। आपको ये जो मनाजिर हम दिखा रहे हैं इसमें बताया ये जा रहा है कि भारतीय फ़ज़ाइया का कहना यह है कि फ़ौजी हेलीकॉप्टर रियासत तमिलनाडु के जंगल में गिरकर तबाह हुआ, जिसमें MI-710 ये हेलीकॉप्टर है, जिसमें ये शख्सियात सवार थीं। इनमें से सिर्फ एक शख्स जो है वो ज़ख्मी मिला है, बाकी तमाम के तमाम हलाक हो गए हैं। ज़ख्मी होने वाले जो शख्स हैं उनकी शनाख्त भारतीय फ़ज़ाइया के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के नाम से हुई है। वरुण सिंह जो हैं वो डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज के डायरेक्टिंग स्टाफ थे। भारतीय फ़ज़ाइया बताता है कि वरुण सिंह का इलाज जो है मिलिट्री अस्पताल वेलिंगटन में किया जा रहा है। भारतीय फ़ज़ाइया की जानिब से तहकीकात जारी हैं।
वजूहात क्या हैं, पता लगाने की कोशिश की जा रही है। ज़ाहिर है ये बहुत अर्ली होगा ये कहना कि जी वेदर की वजह से हुआ है, किस वजह से हुआ है, लेकिन इंक्वायरी का जो हुक्म है वो दे दिया गया है। और आपको एक अहम बात हमें इस बारे में ये भी बतानी है कि बीजेपी हुकूमत की जानिब से चंद रोज़ कबल ही लोकसभा में यानी वहाँ की जो असम्बली है उसके अंदर ये इतराफ़ किया गया था कि जो इंतहाई जदीद जिनको माना जाता है 2000 जिनको कहा जाता है जी मिराज 2000 तैयारे समेत भारतीय फ़ज़ाइया के 7 तैयारे जो हैं वो गुज़श्ता 2 साल, बहुत कलील मुद्दत होती है जी किसी भी मुल्क के लिए कि अगर 2 साल के अंदर उसके कोई 7 तैयारे जो हैं वो गिर जाएँ, तबाह हो जाएँ। और आज हमने देखा है कि हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और उसमें कितना बड़ा लॉस हुआ है। अब भारत का ये सारी चीज़ें सामने हैं, इसके पीछे क्या चीज़ें हैं ये खोज लगाने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं अपनी भी कोताहियाँ हैं भारत की, उसको भी देखने की ज़रूरत है। और जब भारत की कोताहियों की बात हो रही है तो भारत की एक बहुत बड़ी कोताही जो दुनिया भर में देखी जा रही है, बात की जा रही है, नहीं की जा रही है, हम तो बात करेंगे जी। वो कोताही है कि यहाँ जो अक़लियतें बसती हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। जो खुद जो लोग हिंदू धर्म से, हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन वो निचली ज़ात के हिंदू हैं, क्योंकि ये खुद से इनकी क्रिएट की हुई चीज़ है ना कि जी हम ब्राह्मण हैं, हम ऊँची ज़ात के हैं, ये कुछ और ज़ातें हैं उनको अछूत समझा जाता है, नापाक समझा जाता है, अपने जगहों पर नहीं आने दिया जाता। लेकिन चले जी अपने लोगों के साथ तो वो कर रहे हैं, अक़लियतों के साथ भी कर रहे हैं। ये जो मैं आपको मनाज़िर दिखा रही है मेरी टीम आपको, ये भारत में इंतहा पसंदी किस तरह से फैल रही है ये कुछ उसकी झलकियाँ हैं। मुसलमानों और सिखों के बाद अब बारी है जो ईसाइयों की, तमाम अक़लियतें निशाने पे दिखाई देती हैं। हुआ यह है कि भारत में हिंदू इंतहा पसंद जो है मध्य प्रदेश में ईसाई बरादरी की निगरानी में चलने वाले एक स्कूल में घुस गए। जस्ट इमेजिन, स्कूल जहाँ नन्हे फरिश्ते आते हैं, किसी भी मज़हब से उनका ताल्लुक़ हो जी, बच्चा तो बच्चा होता है ना, मतलब उस पर तो आप तशद्दुद नहीं कर सकते, उसको आप हरासा नहीं कर सकते, उसको आप डरा नहीं सकते। लेकिन ये सारी चीज़ें कहाँ हो रही हैं जी? ये सारी चीज़ें हो रही हैं भारत के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, जहाँ ये सारे इंतहा पसंद जो जुनूनी हिंदू हैं ये इन बच्चों के ऊपर चढ़ दौड़े, इन्होंने यहाँ पर गुंडागर्दी की और जी असातिज़ा को धमकियाँ भी दी हैं। पथराव कितना किया गया, शीशे कितने टूटे हैं ये भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये मनाजिर क्या थे ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप सोचेंगे बच्चे तो यहाँ नज़र नहीं आ रहे, भाई बच्चों को असातिज़ा ने यहाँ पर छुपा लिया था। उनको मैं ये देखें, ये आप देखें जी, एक शख्स जो है वो एक बोर्ड जो लगा हुआ है उसके पीछे छुपने की कोशिश कर रहा है। मीडिया यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर कुछ ना कुछ लोग पुलिस के भी पहुँचे होंगे, फोर्सेस भी पहुँचे होंगे, लेकिन इनसे भाई कौन इस तरह से मुकाबला कर सकता है, इनके सामने कौन आ सकता है। इंतहा पसंदी बढ़ती चली जा रही है, इसको काबू करने के लिए कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा, होगा नहीं होगा, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे जी। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक राजा साहब जो कि सीनियर दिफाई तज्जियाकार है, वीडियो लिंक पे हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आदिल फारूक राजा साहब। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया आसमा आपने शो पे इनवाइट किया। आदिल फारूक साहब आपका शुक्रिया कि आप हमारे शो के लिए वक्त निकाल रहे हैं, इतने अहम मौजू पर बात करने के लिए आप हमारे साथ मौजूद हैं। आप दिफाई तज्जियाकार हैं जी, दिफा का हर हक जो है वो हर एक को हासिल है, हर शख्स को हासिल है, हर मुल्क को हासिल है। लेकिन ये क्या बात हुई कि आप ये जो अक़लियतें हैं उनसे ये हक छीनने की कोशिश करें? दिफा तो दूर की बात, आप उनको जीने का हक ना दें, और तो और आप जहाँ जो चीज़ें कर रहे थे जी, ये शख्स जो है इसने गाय का गोश्त खाया है, इसको हम पनिश कर रहे हैं, इसको हम रोड पे लेकर आ रहे हैं, पथराव कर रहे हैं, इसकी जान ले रहे हैं। फ़लाँ जो शख्स है उसने जी हमारी हिंदू बरादरी की एक ऊँची ज़ात की जानिब देखा है, उसको हम मार रहे हैं। सबको कर रहे हैं आप, बच्चों को तो माफ़ कर दें, मकबूजा कश्मीर में भी माफ़ नहीं कर रहे थे, अब अपने मध्य प्रदेश के अंदर भी नहीं कर रहे सर ये। देखिए आसमा, जो हिंदुत्व शिद्दत पसंदी का ये जो अफरियत है, ये मामला तो सदियों से चला आ रहा है हिंदुस्तान के अंदर। बिल्कुल। पार्टीशन से पहले के ये मामला चले आ रहे हैं और इत्तेफाक से आज आपने जिक्र ही अपने प्रोग्राम में शुरू जनरल बिपिन रावत के क्रैश का किया। वेदर बिल्कुल क्लियर था, फिर भी उनका हेलीकॉप्टर क्रैश होता है और तमिलनाडु में क्रैश होता है। देखिए, और तमिलनाडु भारत की 21 अलहदगी पसंद तहरीकें जो मुख्तलिफ स्टेट्स में चल रही हैं, तमिलनाडु उनमें से एक स्टेट है, माइंड यू। और ये कोई सिर्फ इत्तेफाक की बात नहीं है। मैं आपको ये जो मैंने आपको कहा ना कि बड़े अरसे से ये मामला चल रहा है। पहले इसको सेकुलरिज्म के लबादे में कांग्रेस ने, मुख्तलिफ पार्टीज ने छुपा के रखा हुआ था, ये हिंदुत्व फाशिज्म को, हिंदुत्व शिद्दत पसंदी को।
बीजेपी ने सिर्फ क्या किया कि वो लोपादा उतार के फेंक दिया, क्योंकि उसको उससे उनको पॉलिटिकल माइलेज इतना बड़ा मिला कि उन्होंने अपनी हुकूमत बना ली। और आप देखें मुसलसल दूसरी दफा वो हुकूमत में है और आगे भी तीसरी दफा वो हुकूमत में आएंगे। क्यों? क्योंकि नफरत का सौदा बेचना बहुत आसान है। आई गो बैक, आपने जिक्र किया जनरल बिपिन रावत आज तमिलनाडु में गए थे, तो तमिलनाडु के ही जो आइडियोलॉजिकल फादर हैं उनको धनताई परियार कहा जाता था। और धनताई परियार ने कायदे आजम की मौजूदगी में ये कहा कि ये जो पार्टीशन 1947 की हुई है, ये कोई भी फर्क नहीं हुआ। सिर्फ हुआ क्या है हिंदुस्तान में कि ब्रिटिश आर्यंस हैव बीन रिप्लेस्ड बाय हिंदू आर्यंस। ये ब्राह्मचाल जो हिंदुत्व राज चल रहा है, उसमें हुआ सिर्फ ये कि ब्रिटिश जो एलीट क्लास थी वो चली गई और आर्यन एलीट ब्राह्मण्स आगे उन्होंने रिप्लेस कर लिया। इसी वजह से परियार ने जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं इनके लिए एक अलहदा वतन का मुतालबा किया था बिफोर पार्टीशन। उनका मुतालबा ये था कि हिंदुस्तान की तकसीम को 4 मुख्तलिफ मुल्कों में बांटा जाए। नंबर 1 पाकिस्तान, नंबर 2 हिंदुस्तान, नंबर 3 द्रविडिस्तान और नंबर 4 बंगालिस्तान। अभी द्रविडिस्तान की कहानी ये है कि साउथ इंडियन स्टेट्स ना इनका कल्चर बाकी इंडिया से मिलता है, ना ही इनका जो है वो जुबान बाकी इंडिया से मिलती है और ना इनकी वैल्यूज मिलती है। ये देखें लेटेस्ट 2017-18 में दोबारा द्राविड नाडु के अंदर जो वहां पे फसाद बरपा हुआ, किस बात में कि बीफ पे बैन लगा दिया हिंदुत्व सरकार ने। ये लोग बीफ लवर्स हैं, ये बीफ खाते हैं साउथ इंडियंस, और उस बैन की वजह से बहुत तंग हुए। तो उन्होंने दोबारा एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो है उसने जोर पकड़ा। ये तो 1964 के अंदर आके नेहरू ने जो सेपरेटिस्ट जो लीडर्स हैं उसको इन्होंने क्रिमिनलाइज कर दिया। उन्होंने कहा कि जी ये जुर्म इसको तस्वर किया जाने लगा, इसलिए इनकी आवाज को जबरदस्ती दबा दिया गया। नहीं तो आजादी तो वो कब से चाहते हैं। और ये फैक्ट ऑफ द मैटर है, ये आवाज कोई को ढकी दबाने छुपी में बात नहीं है मुझे जी। ये बताइएगा कि जो यहाँ की पुलिस है, फोर्सेस है, वो क्यों साथ मिल गई हैं मोदी के? अभी यहाँ पर हमें मीडिया के नुमाइंदे दिखाई दे रहे हैं, स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं, असातिज़ा दिखाई दे रहे हैं अपनी जानें बचाते हुए। मीडिया पहुँच जाता है हर जगह पे भारत में, ज़ाहिर है देखिए वो जिस भी मुल्क के गोदी मीडिया है। पुलिस क्यों नहीं पहुँच अंदर पाती है सर? देखिए आसमा, जिस मुल्क के अंदर 21 फ्रीडम मूवमेंट चल रही हो उसको इकट्ठा रखने के लिए ये जो हिंदुत्व राज है, इन्होंने फिर हिंदू मजहब का सहारा लिया। एक ही कॉमन चीज है वहां पे, हिंदू मजहब। उसका सहारा लेके हिंदुत्व सरकार ने ओवर द इयर्स इनकी आर्म फोर्सेस में, इनकी पुलिस में, इनकी स्टेट की फोर्सेस के अंदर अपनी भर्तियां करवाई, पोलिटिसाइज किया, सेफनाइजेशन की गई इंडियन आर्म फोर्सेस की, जिसके नतीजे में इस वक्त आप देखें कि जनरल बिपिन रावत का जो जहाज गिरा है उसके ऊपर भी बहुत सी चहमुगैयां हो रही हैं। आप देखें देयर वाज अ वॉर विद इन इंडियन एस्टेब्लिशमेंट गोइंग ऑन। मैंने इसके ऊपर आर्टिकल लिखा, द नेशन में आपको मिल जाएगा। वॉर विद इन इंडियन एस्टेब्लिशमेंट चल रही है। हिंदुत्व सरकार ने ये जो टॉप बॉयज हैं इन्होंने मिलके ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जो पोस्ट क्रिएट की, और उसके बाद जो सर्विसेज की आपस में लड़ाई शुरू हुई, जिसमें जनरल बिपिन रावत ने कहा कि जी एयरफोर्स तो हमारी सपोर्टिंग आर्म है। एयरफोर्स ने कहा नहीं, हम एक मेन फाइटिंग आर्म है, हम कोई सपोर्टिंग आर्म सिर्फ नहीं है। तो एक तो इनके अंदर बहुत बड़ी ये कश्मकश चल रही थी। उसके बाद जो स्टेट मशीनरी है उसको मुकम्मल तौर पर हिंदुत्व सरकार ने अपने ताबे करके रखा हुआ है, और इस वजह से ये मामलात आपको सामने शिद्दत पसंदी देखने में नजर आ रही है जी। ठीक है जी। अच्छा, वजह इसकी ये है, हल अब इसका क्या है? ये भी ज़रा फरमा दीजिएगा ना आदिल फारूक देखिए साहब। देखिए देखिए, देखिए मैं वो आलमी आलमी सतह पर तो मैं इसलिए नहीं चाहूँगी कि अभी हम उस डिटेल में जाएं, बिकॉज़ वी ऑल नो के मफादात जुड़े हुए हैं ना आलमी बरादरी के भारत के साथ। लेकिन ये जिन लोगों के साथ हो रहा है, ईसाइयों के साथ हो रहा है, सिखों के साथ हो रहा है, दीगर मज़ाहिब के साथ हो रहा है, खुद हिंदू जो निचली ज़ात जिनको वो निचली ज़ात कहते हैं उनके साथ हो रहा है, तो ये सारे लोग यकजा क्यों नहीं हो जाते? वहाँ की सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं चले जाते? वहाँ पे केस क्यों नहीं करते कि जी हमारे साथ ये हो रहा है? देखिए पूरे का पूरा निजाम ही जब हिंदुत्व सरकार ने अपने ताबे किया हुआ है, तो उस निजाम के अंदर तो जाके दीवार से टक्कर मारने का ही मतलब है, और दीवार से टक्कर मारेंगे तो सर सिर्फ आपका फटेगा। इसका फ्यूचर मुझे सिर्फ और सिर्फ यही नजर आता है कि ये हिंदुत्व जो शिद्दत पसंदी है, फाशिज्म है, ये मजीद जोर पकड़ेगी।
और जब ये मजीद जोर पकड़ेगी तो ये फार्मर्स मूवमेंट हुई जो पंजाब के अंदर, और ये मुख्तलिफ कश्मीर के अंदर, तो आप सिर्फ कश्मीर का नाम सुबह शाम इसलिए सुनते हैं इंडियन मीडिया के ऊपर कि वो मुसलमानों ने अलहदगी पसंद तहरीक चलाई हुई है। बाकी उसके अलावा जो 20 अलहदगी पसंद तहरीकें चल रही हैं उनका आप नाम इसलिए नहीं सुनते कि वहां मुसलमान इन्वॉल्व नहीं है। हालांकि आपको पता है कि जितनी भी इनकी 7 सिस्टर स्टेट्स हैं उनकी टॉप टियर लीडरशिप इंडियन मीडिया कहता है मैं नहीं, चाइना बैठी नहीं है सारी की सारी। चाइनीज ने वहां पे उनको क्यों बिठाया हुआ है, एनीबॉडीज गेस, जाहिर बात है। जिस वक्त ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट जोर पकड़ेगी, कब जोर पकड़ेगी, जब इनको मोटिवेशन मिलेगी उस लेवल पर। मोटिवेशन किस तरह मिलेगी, ये मजीद एक और सरकार आएगी, हिंदुत्व सरकार, और जब ये सरकार आएगी तो फिर उसके रिएक्शन के अंदर जो मुझे नजर आता है कि बैल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया चाइना और ठीक है, पाकिस्तान की मदद बहुत से दूर नहीं है, आपको इस वक्त लगता है हो कि भी जब होगा, ये फिर लोग भी जो आजाद हैं ये होगा। मज़ीद मुतहर्रिक होंगे। बात करेंगे। आई एम रियली सॉरी मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक राजा साहब, वक्त हमारे पास कम है। आपसे जितनी भी गुफ्तगू हुई बेहतरीन रही। ज़ाहिर है आपने मालूमात जो आपके पास हैं, तज्जिया जो है आपका, आपने शेयर किया क्या वजूहात हैं, किस तरह से इसको रोका जा सकता है। अभी तो रुकता दिखाई नहीं देता, लेकिन आपको लगता है कि मुस्तकबिल करीब में ये सारी चीज़ें थम सकती हैं, टूट सकता है भारत अगर यही रवैया रहा मोदी सरकार का। बहरहाल बहुत शुक्रिया मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक राजा साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और जी अब हमें बात करनी है कुछ यूक्रेन की। आप जानते हैं कि इस वक्त एक बड़ा मामला जो है खड़ा हुआ है रशिया को लेकर। कहा ही जा रहा है कि रशिया जो है वो यूक्रेन पर अटैक करना चाहता है। किसकी जानिब से कहा गया है जी? इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने बताया। किसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने बताया जी? अमेरिका की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ही कहती हैं। और आपको बताएं कि अमेरिकी सदर जो बाइडन और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान 2 घंटे 5 मिनट दौरानिए की तवील वर्चुअल मीटिंग हुई है। ये वो वर्चुअल है जी, दोनों हजरात एक दूसरे से इंटरनेट के ज़रिए कनेक्ट हुए, यहाँ पर उन्होंने बात की, मुज़ाकरात किए। लेकिन आपको बताएं कि ये जो गुफ्तगू है ये ऐसे वीडियो लिंक के ज़रिए हुई है जिन्हें पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया गया था। अच्छा जी, रिपोर्ट ये बता रही है कि सदर जो बाइडन, ये जो अभी आपको ना अभी हम आपको दिखाएंगे, जो बड़े आपको मुस्कुराते हुए स्माइल देते हुए महसूस हो रहे हैं जैसे व्लादिमीर पुतिन दे रहे हैं, तो कोई इतनी अच्छी बातें नहीं हुई हैं जितनी इनकी बॉडी लैंग्वेज लग रही है ना कि सारी बातें मुस्कुराहट मुस्कुराहट में हो गई हैं। अमेरिका ने, जो बाइडन ने ये बड़ा वाज़ेह कर दिया है रूस के ऊपर कि अगर आप उसके ऊपर अटैक करते हैं तो फिर हम आप पर इक्तिसादी पाबंदियाँ लगाएंगे, शदीद नताइज आपको भुगतना पड़ेंगे। हम कोई इसको बिल्कुल लाइट नहीं ले रहे हैं, हम इस मामले पर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। अगर आप यूक्रेन पर, ये जी वो सैटेलाइट विजुअल्स हैं जिनके हवाले से कहा जा रहा था कि रूस ने यहाँ पर अपने कुछ फौजी जो हैं वो सरहद पर तैनात कर दिए हैं, अटैक करने का खतरा है। लेकिन ये सारी बातें अमेरिका कर रहा है। सिचुएशन क्या है, ये सिचुएशन हमें बताएंगे जी। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, हमारी रिक्वेस्ट पर अक्सर हमारे साथ होते हैं, आज भी हमारा साथ दे रहे हैं जी। अतहर काज़मी साहब लंदन में मौजूद हैं, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अतहर साहब। जी जी, वालेकुम सलाम। अतः साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अतः साहब मुझे ये बताइएगा, हमें लग रहा था कि जी मीटिंग होगी, कुछ मामलात जो हैं वो सुधरने जा रहे हैं, सही होने जा रहे हैं, लेकिन ये मुस्कुरा मुस्कुरा के एक दूसरे को धमकियां दी गई हैं दोनों ममालिक की जानिब से। आप तक क्या इत्तलात पहुंची हैं? 2 घंटे 5 मिनट की जो मीटिंग है इसमें बस यही बात हुई है, तुमने ये किया तो मैं ये कर दूंगा, मैंने ये किया तो तुम ये कर देना, क्या बातें हुई इसमें? देखिए, इस वक्त जो यूक्रेन के बॉर्डर के ऊपर सूरत-ए-हाल है, हालिया बरसों में आप कह सकते हैं कि एक तरह से ये काफ़ी ज़्यादा, जिसे आप कह सकते हैं, संगीन है। उसकी वजह ये है कि इसमें ना सिर्फ अमेरिका इन्वॉल्व है, जिस तरह आपने भी ज़िक्र किया कि 2 घंटे अमेरिकन सदर से सदर पुतिन की बात हुई, उसके साथ-साथ नेटो भी इन्वॉल्व है और यूरोपीय यूनियन भी इन्वॉल्व है और यूरोप के जो ममालिक हैं, वो भी सब इन्वॉल्व हैं। और वो भी ये कह रहे हैं कि अगर सदर पुतिन ने कोई ऐसा कदम उठाया जहाँ पे यूक्रेन के अंदर उनकी फोर्सेस गईं, तो इसका सख्त रद्द-ए-अमल आएगा यूरोप की जानिब से, नेटो की जानिब से। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि चाहे सदर बाइडेन हो या नेटो हो या यूरोपीय यूनियन हो, इनके हवाले से सदर पुतिन का मौकिफ ये है कि हम तो किसी भी आपके मुल्क के पास बॉर्डर पे नहीं आए, ना ही हमारे बहरी जो बेड़े हैं वो कहीं पे गए हैं, ना ही हमारे त्यारे कहीं पे गए हैं। तो आप क्यों मुदाखलत कर रहे हैं? ये हमारे डोर स्टेप के ऊपर इश्यू है, हमारा यूक्रेन के साथ इश्यू है, हमारा रीजनल इश्यू है, आप क्यों इसमें आ रहे हैं? और जो मेन इश्यू है दोनों धड़ों के दरमियान, या आप कह सकते हैं कि तीनों धड़ों के दरमियान, वो इश्यू भी ये है कि यूक्रेन को नेटो में शामिल करने की कोशिश की जा रही है, जिसके ऊपर रशिया जो है वो खुश नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी बताइएगा ना कि अब आपको ये सारी सिचुएशन जाती किस जानिब दिखाई देती है? अमेरिका खुश नहीं है, रशिया खुश नहीं है, ऑब्वियसली यूक्रेन भी खुश नहीं है। क्या हल इसका निकल सकता है? ये मीटिंग कोई असर रखती है या आपको लगता है नहीं मज़ीद मीटिंग्स होंगी? और वाक़तन आपका तज्ज़िया क्या कहता है? जो बात अमेरिका को बताई गई है कि जी मैं तो कोई इरादा नहीं रखता अटैक करने का, ऐसा ही है?
रूस की जानिब देखिए, से? जहाँ तक अगली मीटिंग्स का ताल्लुक है, बातचीत का ताल्लुक है, रूस तो ये कहता है कि हम तो बातचीत के लिए हर वक़्त तैयार हैं और उनकी जानिब से ये बयान भी सामने आया कि मज़ीद इस हवाले से मुज़ाकरात भी हो सकते हैं। अमेरिकन इंटेलिजेंस ये कहती है कि अगले महीने में रूस हमला कर सकता है यूक्रेन के ऊपर। दूसरी तरफ रूस ये कहता है कि हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है, हम अपनी एक्सरसाइज़ेज़ कर रहे हैं, वहाँ पे जो हमारे फौजी जमा है, वो हमने अपने दिफ़ा के लिए किए हुए हैं और रूटीन की वो एक्सरसाइज़ेज़ हैं। लेकिन माज़ी में हमने देखा कि क्रीमिया के इलाके में रूस ने कार्रवाई की और रूस इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। वो कहता है हमारे जो इलाका है, जोग्राफ़ाई सरहदें हैं, उनका हम तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे जो नेबर्स हैं, उधर आके अमेरिका और उसके इत्तेहादी कोई ऐसा काम ना करें जिससे हमारी सलामती खतरे में पड़े। अब प्रॉब्लम ये है कि रूस ये कहता है कि अमेरिका ने यूरोप के अंदर डिफेंस शील्ड जो सिस्टम्स हैं, जो मिसाइल सिस्टम है, वो नस्ब कर रखे हैं, मज़ीद वो लगा रहा है और अब अगर वो नेटो की फोर्सेस आके यूक्रेन में बैठ जाती हैं, वहाँ पे कोई अड्डा बनाती हैं, तो इससे तो रशिया की सिक्योरिटी को बहुत बड़ा खतरा लायक होगा। इसी वजह से सदर पुतिन ने कहा है कि ये रेड लाइन है, ये सुर्ख लाइन है, अगर इसको क्रॉस किया गया, तो फिर हम कुछ भी कार्रवाई कर सकते हैं। तिजारती पाबंदियाँ जो हैं वो भी लगाई जा सकती हैं, इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगाई जा सकती हैं। तो अगर इक़्तिसादी पाबंदियों की बात करें, इक़्तिसादियात की बात करें रशिया को लेकर, तो सबसे ज़्यादा यूरोप जो अगर गैस ख़रीद रहा है, तो वो रशिया से ले रहा है। ठीक है जी, आपने रशिया पे इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगा दी, रशिया को ये भुगतना पड़ेगा। पूरे यूरोप को भी तो भुगतना पड़ेगा, गैस कहाँ से लेगा पूरा यूरोप फिर? देखिए एंजेला मर्केल साहिबा की आज ही एक तरह से उनकी हुकूमत खत्म हुई, उनके साथी ने वहां पे इक़्तिदार संभाला है जर्मनी में और एंजेला मर्केल के ऊपर जो तनकीद की जाती है वो भी ये तनकीद की जाती है कि वो रशिया के मामले के ऊपर उन्होंने थोड़ी सी सॉफ्टनेस दिखाई, नरमी दिखाई, लेकिन उनका मौक़िफ़ हमेशा हमेशा से यही रहा है जिसका जिक्र आपने भी किया कि रशिया से चाहे गैस हो या दीगर फ्यूल हो उसके ऊपर यूरोप का इन्हिसार है। अगर हम उनसे ताल्लुकात ख़राब करेंगे तो यूरोप की तकरीबन 60-70% जो गैस है वो रशिया से आती है और आपको पता है कि इस वक्त आलमी सतह के ऊपर एनर्जी का बहरान है और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है यूरोप के लिए। इसीलिए बार बार यूरोप में ये कहा जाता है कि हम जो मुतबादल फ्यूल्स हैं, मुतबादल एनर्जी है, उसका इस्तेमाल बढ़ाएंगे, रशिया के ऊपर अपना इन्हिसार कम करेंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये नहीं हो सकता। अगर रशिया के ऊपर शॉर्ट टर्म में पाबंदियां नहीं पॉसिबल। जी, जी, इतनी शॉर्ट टर्म में पॉसिबल नहीं है। अगर रशिया पे पाबंदियाँ लगेंगी, तो उसका नुकसान यूरोप को भी होगा, ये टू वे ट्रैफ़िक होगी, एक तरफ के नुकसान नहीं होगा। ठीक है जी, एक तरफ़ा नुकसान नहीं होगा, टू वे ट्रैफ़िक होगा और ये जो पूरा यूरोप है, अगर ये कह लिया जाए कि इस पे भी एक तरह से ये हमला तस्वुर किया जा सकता है, अगर ये सारा मामला इस तरह से ख़राब होता है, जिस तरह से अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बता रही हैं। बहरहाल अतर काज़मी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, वक्त निकाला आपने, बहुत शुक्रिया। लंदन से बराह रास्त मौजूद थे जी, बात कर रहे थे यूक्रेन और रशिया के मामले को लेकर, अमेरिका के इसमें किरदार को लेकर, अमेरिका जिस तरह से मसालती कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए मसालती, क्योंकि धमकी दी गई है, उस तरह से मसालत की कोशिश अभी तक की नहीं गई है। लेट्स सी रशिया इसको किस तरह से लेता है, आइंदा आने वाले दिनों में क्या रिएक्शन सामने आता है, क्योंकि अभी ये जो 2 घंटे 5 मिनट की मीटिंग हुई है, इसमें तो रशिया जो व्लादिमीर पुतिन है, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जी हम तो अटैक कर ही नहीं रहे हैं, आपकी तो मालूमात ही गलत हैं। क्या होता है, नुकसान किसका होता है, खमियाजा किसको भुगतना पड़ता है, किस पर क्या पाबंदियां लगती हैं, ये सारी चीज़ों से हम आपको आगाह करेंगे। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई आखिरी स्टोरी थी जो हमने आपसे शेयर की। बहुत सारी स्टोरीज़ दुनिया भर से हमारे पास इस प्रोग्राम के लिए आ रही होती हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना बहुत सारी जो स्टोरीज़ हैं किसी एक रिपोर्ट में, किसी एक पैकेज में समो दी जाएँ, आप तक पहुँचा दी जाएँ। मुझे इजाज़त दीजिए, एक रिपोर्ट ऐसी ही आज हमने आपके लिए तैयार की है, चलते चलते के नाम से। तो आप चलते चलते ये देखिए, हमें इजाज़त दीजिए, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। पाक भारत बॉर्डर पर पैदा होने वाले बच्चे का नाम माँ बाप की जानिब से बॉर्डर ही रख दिया गया। बच्चे के वालिदैन का ताल्लुक पंजाब के शहर राजनपुर से है। वो लॉकडाउन से पहले भारत अपने रिश्तेदारों से मिलने गए और कागजात मुकम्मल ना होने के बायस अब वहीं बॉर्डर पर फंस कर रह गए हैं। बॉर्डर पर फंसना बच्चे के नाम का बायस बना। चीन में कोरोना टेस्ट मस्बत आने पर डॉलर्स में इनाम। हार्बन शहर में कोरोना केसेस को रोकने का अनोखा हल निकाल लिया गया। लोगों को कोरोना का टेस्ट मस्बत आने पर $1500 इनाम देने का ऐलान किया गया है, लेकिन शर्त सिर्फ ये है कि कोरोना ट्रेसिंग के बगैर जो लोग खुद से आकर टेस्ट कराएंगे इनाम के अहल करार पाएंगे। तालीम के लिए उम्र की कैद नहीं।
भारत की एक बूढ़ी खातून ने 104 साल की उम्र में पढ़ना लिखना सीख लिया। कीतियामा नामी खातून ने इस उम्र में ये कारनामा सरअंजाम देकर सबको हैरत में मुब्तला कर दिया है। इन्होंने बुनियादी तालीम का एक टेस्ट भी बहुत अच्छे नंबरों से पास किया है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने दुनिया के साथ चलने के लिए मुल्क में इतवार की छुट्टी राइज कर दी है। नए मॉडल के तहत अब वहां जुम्मे और हफ्ते के बजाय हफ्ता और इतवार सरकारी छुट्टी हुआ करेगी, जबकि जुम्मे को हाफ डे मनाया जाएगा। यूएई हुकूमत के मुताबिक तब्दीली का इतलाक 1 जनवरी 2022 से होगा और ये तमाम वफाकी हुकूमत के इदारों पर लागू होगी। सऊदी अरब में कई दहाइयों से सिनेमा पर लगी पाबंदी खत्म होने के बाद पहली बार जद्दा के शहर में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का इनेकाद हुआ है। रंगों से भरी इस तकरीब में दुनिया भर के नामवर सितारे रेड कारपेट पर जलवागर हुए। रेड सी फिल्म फेस्टिवल का मेला 15 दिसंबर तक जारी रहेगा, जिसमें 67 मुल्कों से 30 से ज्यादा ज़बानों में फिल्में दिखाई जाएंगी।